हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है फ्लूइड मशीनरी। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने हाइड्रोलिक मशीन शुरू कर दिया था। हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा कि उसमें क्या होता है। हमने जनरल लेआउट के ऊपर डिस्कस किया कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का जनरल लेआउट क्या होता है। उसके बाद हमने उसके हेड्स के बारे में बात किया कि दो प्रकार के उसमें हेड्स क्या होते हैं। ये वाला जो वीडियो बेस्ड रहेगा ये किस पे बेस्ड रहेगा? टरबाइन की डिफरेंट एफिशिएंसीज के ऊपर और क्लासिफिकेशन के ऊपर कि हम हाइड्रोलिक टरबाइंस को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक एफिशिएंसीज ऑफ टरबाइन। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में? डिफरेंट हाइड्रोलिक टरबाइंस की एफिशिएंसीज के बारे में। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक का नाम लिखते हैं एफिशिएंसीज ऑफ टरबाइन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की बात करेंगे कि एक हाइड्रोलिक टरबाइंस में हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होती है। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एफिशिएंसी एच से। ठीक है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को हम इससे डिनोट करते हैं। अब ये क्या होता है कि आप एक चीज देखिए, जब वाटर जो होता है वो रनर को हिट करता है तो अपनी पावर उसमें ट्रांसमिट करेगा। रनर क्या होता है? टरबाइन के शाफ्ट के ऊपर ब्लेड्स माउंट रहते हैं। ठीक है, तो वो जो ब्लेड जो माउंट वाला पूरा हिस्सा होता है वही हमारा रनर होता है। तो जब वाटर आएगा फ्लो करके तो वो क्या करेगा? उसके पास कौन सी एनर्जी रहेगी? क्योंकि वो हाइट से आ रहा है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। ठीक है, वो अपनी एनर्जी क्या करेगा? टरबाइन को घुमाएगा, मतलब वो अपनी सारी एनर्जी किसको ट्रांसफर करेगा? रनर को ट्रांसफर करेगा। तो आप बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो अपनी 100% पावर उसको ट्रांसफर कर दे? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लॉसेस तो होंगे ही। वो जितनी एनर्जी वाटर के पास होगी वो अपनी पूरी एनर्जी रनर को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, उसमें कुछ लॉस हो गई। उस लॉस को कॉपरेट करता है क्या? यही हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की मदद से हम वही निकालते हैं कि वाटर अपनी पावर रनर को ट्रांसमिट करने में कितना उसमें लॉस हो रहा है, कितना परसेंटेज रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यही क्या बताता है हमें? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी बताता है। तो इसका रिलेशन क्या होगा? एफिशिएंसी एच। ठीक है, अब हम एफिशिएंसी का वो देखते हैं तो उसमें क्या होता है? हमेशा आउटपुट बाई इनपुट होता है। ऊपर वाली टर्म क्या होती है? आउटपुट। नीचे वाली टर्म क्या होती है? इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट पावर हमें क्या मिल रही है यहां पे? पावर गिवन बाई वाटर टू। ठीक है, यहां पे हमें आउटपुट पावर क्या मिल रही है कि जो वाटर अपनी पावर किसको दिया? रनर को दिया। वो अपनी पूरी पावर दे दिया उसको, तो रनर के पास अब पावर है, तो यही क्या है? हमारी आउटपुट पावर है। ठीक है, डिवाइड बाय ये हमारा आउटपुट वाला टर्म हो गया। अब इनपुट, इनपुट में क्या होगा कि जो वाटर के पास पावर थी जब वो अंदर आया, किसके? टरबाइन के अंदर आया, तो यहां पे मैं लिखूंगा पावर सप्लाइड बाई वाटर एट दी इनलेट ऑफ टरबाइन। ठीक है, अब इससे आप और अच्छे समझ सकते हैं कि हमारा इनपुट क्या है कि वाटर जितनी अपनी पावर है वो उसको लेके कहां रीच कर रहा है? अंदर, या टरबाइन को सप्लाई कर रहा है कि इतनी मेरे पास पावर है। ठीक है, अब वो जितनी पावर कितनी कन्वर्ट हो रही है? रनर पावर। ठीक है, तो यही क्या होती है? हमारी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होती है। क्योंकि यहां पे ऊपर लिखा है पावर गिवन बाय वाटर टू दी रनर, कि जो वाटर है वो अपनी कितनी पावर रनर को ट्रांसमिट किया, इसी के बारे में। ठीक है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं कि जब अब वाटर अपनी पूरी पावर रनर को दे दिया है तो वो किसकी पावर हो जाएगी? रनर की पावर हो जाएगी। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? रनर पावर बोलते हैं, रनर पावर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? आर डॉट पी डॉट से। ठीक है, वाटर पावर गिवन बाय वाटर टू रनर, तो ये ऊपर वाली हिस्सा क्या हो गया? हमारा रनर पावर हो गया। ठीक है, अब यदि हम नीचे वाले हिस्से की बात करें कि पावर सप्लाइड बाय वाटर एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन, की मतलब वाटर कितनी पावर सप्लाई कर रहा है टरबाइन के इनलेट में, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगी? वो किसकी पावर होगी? वो वाटर की पावर होगी कि वाटर के पास कितनी पावर है जितनी वो लेके पहुंच रहा है। तो नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा? हमारी वाटर पावर। ठीक है, W डॉट P डॉट, इसको हम इससे डिनोट करते हैं।
ठीक है, तो आप हाइड्रोलिक एफिशिएंसी समझ सकते हैं कि ये क्या होता है, रेशियो होता है किसका, रनर पावर का डिवाइड बाई वाटर पावर का। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। यदि हम रनर पावर के बारे में बात करें, ठीक है, कि रनर पावर क्या होती है हमारी, तो हमने अपने प्रीवियस इंपैक्ट ऑफ जेट में हमने हमेशा कैलकुलेट किया है वर्क डन पर सेकेंड बाय दी जेट। हमने कैलकुलेट किया है कि जेट या व्हील पे या प्लेट पे कितना वर्क डन हो रहा है पर सेकेंड, वही क्या होता है, वही हमारा रनर पावर होता है। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जो रनर पावर होती है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, रो ए V1 ब्रैकेट में VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू डिवाइड बाई 1000, तो एक इसमें आएगी हमारी किलोवाट में आएगी। ठीक है, यही है हमारी रनर पावर, जितनी पावर जेट सप्लाई कर रहा है उसकी पूरी व्हील को। ये एक्सप्रेशन हम हमेशा कैलकुलेट करते आए हैं किसमें, इंपैक्ट ऑफ जेट में। इसलिए मैंने बोला कि जिसका इंपैक्ट ऑफ जेट अच्छा है उसको ये सब चीजें समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो यही क्या होती है, यही जो हमारी टर्म होती है रनर पावर होती है। यहाँ पे प्लस माइनस का मैंने सिंबल यूज किया है, ये हम जानते हैं, हम ये क्यों यूज करते हैं, ये हम बीटा के कारण यूज करते हैं। जो आउटलेट में ट्रायंगल बनता है, यदि वो 90 डिग्री से बड़ा हुआ तो उस माइनस साइन लेते हैं, 90 डिग्री से छोटा हुआ तो प्लस साइन लेते हैं। ठीक है, ये हमारी रनर पावर का होता है। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, जैसे देखिए ये वाली जो पूरी टर्म है, ये वाली पूरी टर्म क्या होती है, ये किससे बना रहता है, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन से ही बना रहता है। तो ये वाली टर्म पूरी मास फ्लो रेट रहती है और ये दो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स रहते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ठीक है, अब वो वर्क डन है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे u इंटू है। ठीक है, तो ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारा m डॉट ही तो होता है, मास फ्लो रेट ही तो होता है, जितना वो हिट कर रहा है रो ए V1, हम हमेशा देखते आए हैं ये चीज। ठीक है, तो अब ये मास फ्लो रेट है तो मैं इसको वेट के टर्म में भी तो लिख सकता हूं। ठीक है, और हमारा वेट क्या होता है, W इजिकल टू क्या होता है, M इंटू जी होता है। ठीक है, यदि मैं यहां से M की वैल्यू निकालूं तो G क्या हो जाएगा, W के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको एक और फॉर्म में लिख सकता हूं, W इंटू ब्रैकेट में VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू डिवाइड बाई G इंटू 1000 किलो वॉट में ही आएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहां पे W क्या हो जाएगा, वेट ऑफ फ्लूइड स्ट्राइकिंग पर सेकेंड ऑफ द वेन। ठीक है, ये W के बारे में भी हम देखते हैं, हम एक्सप्रेशन भी कैलकुलेट किए हैं, हमने एक्सप्रेशन भी कैलकुलेट किया कि वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग दी वेन पर सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड, वेट ऑफ दी वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, ये सब चीजों के बारे में हमने कैलकुलेट कर चुका है। ठीक है, तो W क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। क्यों पर सेकेंड, इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे मास फ्लो रेट होता है वो m डॉट होता है। ठीक है, अब जो ये वाला केस है, ये जो हमने केस देखा है, ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, यहां पे आप एक चीज देख सकते हैं कि टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम है इनलेट और आउटलेट पे। तो ये किसका केस होगा, ये अपना नॉर्मल पेल्टन टरबाइन का केस होगा। हम आगे पेल्टन टरबाइन में देखेंगे, मतलब टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन का ये वाला केस होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं फर्स्ट पॉइंट लिख दूंगा, क्या किसके लिए होगा ये हमारा, फॉर पेल्टन व्हील। पेल्टन व्हील, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, पेल्टन टरबाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यदि हम रेडियल टरबाइंस की बात करें या हम रेडियल कर्व्ड वेन्स के बारे में बात करें, तो हमने वहां पे देखा था कि जो ये u होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, वो सेम नहीं होती है। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो हमारा सेकंड केस का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, हम उसको वेट के फॉर्म में ही लिखते हैं, तो W बाई जी लिखते हैं। ऑब्वियसली बात है, मास फ्लो रेट वहां पे यही होगा, रो ए V1 ही होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा W इंटू ब्रैकेट में VW1 U1 प्लस माइनस VW2 U2 डिवाइड बाई G इंटू 1000। ठीक है, ये किसके लिए हो जाएगा, फॉर रेडियल टर्बाइंस, या हम बोल सकते हैं रेडियल कर्व्ड वेन्स के लिए, फॉर रेडियल। ठीक है, ये किस केस में हम यूज करेंगे, रेडियल टरबाइन के केस में यूज करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट चीज, हमने रनर पावर के बारे में बात कर ली, अब हम देखते हैं वाटर पावर। वाटर पावर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पे मैं लिखूंगा वाटर पावर।
ठीक है। अब वाटर पावर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑब्वियस ही बात है, वाटर पावर क्या है, यहां पे हमारी मेन इनपुट चीज है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है वाटर पावर क्या होगी, जो एनर्जी पानी लेके पहुंचा है टरबाइन के पास, उसके पास कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। तो ऑब्वियस ही बात है पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन से ही तो हम इसको निकालेंगे। तो हमारी वाटर पावर क्या हो जाएगी, एम जी इंटू एच बाई 1000, ठीक है। यही हमारी किलोवाट में आएगी वाटर पावर, ठीक है। आप देख सकते हैं एम जी एच यूज कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियस ही बात है जो वाटर है उसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, जो वो लेके आ रहा है रिजर्वायर से, या हम बोल सकते हैं डैम से, किलोवाट, ठीक है। हम इसको वेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है। यदि हम यहां पे इसमें जो ये एम है, यदि हम इसको वेट के फॉर्म में लिखे तो वो क्या हो जाएगा, W इंटू एच बाई 1000, ये भी किस में आ जाएगा, किलोवाट में आ जाएगा। और यहां पे जो W है वो क्या होगा, वेट ऑफ फ्लूइड स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, ठीक है। यहां पे जो W होगा वो क्या होगा, वेट ऑफ फ्लूइड होगा स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी वाटर पावर, ठीक है। हमने वाटर पावर देखा कि वो क्या होती है। अब इसमें भी हम एक और चीज देख सकते हैं, यदि हम अपना पहले केस की बात करें कि हमारा वाटर पावर क्या होगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रो जी क्यू एच, ये भी लिख सकते हैं बाई 1000 किलोवाट, ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं इसमें, क्यों, क्योंकि हमने मास फ्लो रेट क्या होता है यहां पे हमारा, यदि हम ये वाली इक्वेशन देखें तो ये मास फ्लो रेट क्या होगा हमारा, रो इंटू क्यू ही होगा। क्यू मतलब क्या, डिस्चार्ज या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भी बोल सकते हैं ये एम डॉट की वैल्यू को, ठीक है। तो हमने रो जी यहां रख लिया, क्यू यहां पे, एच यहां पे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यदि हम ये इक्वेशन यूज करें है ना वाटर पावर निकालने के लिए, तो ये सारे फ्लूइड्स के लिए एप्लीकेबल होगी, फॉर ऑल फ्लोइंग फ्लूइड्स, ठीक है। मतलब कोई भी फ्लूइड यदि हम उसको पोटेंशियल एनर्जी दे दें और फ्लो करा रहे हैं तो उसकी हम वाटर पावर निकाल सकते हैं, या उसकी जो भी पावर होगी वो हम निकाल सकते हैं। बट एक और चीज देखते हैं, यदि हम यहां पे वाटर यूज करते हैं, ठीक है, और हमें पता है कि वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, तो वहां पे क्या होगा, उस केस में ये 1000 और ये 1000 कट जाएगा हमारा। तो हमारा क्या बनेगा, वाटर पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, यदि हम वाटर लेंगे सिर्फ, तो G इंटू क्यू एच किलोवाट, ठीक है। G इंटू क्यू एच, क्योंकि ये रो 1000 हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, वाटर के लिए, जब हम वाटर यूज करते हैं, फॉर वाटर, ठीक है। और इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं किसके, वाटर के केस में। यदि और कोई फ्लोइंग फ्लूइड है तो हम यहां पे ये रो वाला फॉर्मूला लेंगे, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के बारे में। अब हम देखते हैं हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, ठीक है। हमने हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के बारे में बात कर ली, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या होता है, मैकेनिकल एफिशिएंसी। सेकेंड एफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारी, मैकेनिकल एफिशिएंसी। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफिशिएंसी का सिंबल और एम से, ठीक है। अब मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो ये क्या होती है, जैसे हमने देखा कि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी में क्या होती है कि वाटर अपनी पूरी पावर लेके टरबाइन के पास पहुंचता है, वो अपनी पावर किसको सप्लाई करता है, रनर को सप्लाई करता है, ठीक है। रनर के पास पावर रहती है। तो इस केस में क्या होगा, अब क्या है, रनर के पास पावर है, ठीक है। अब रनर क्या होता है, रनर टरबाइन के शाफ्ट के साथ कपल रहता है, ठीक है। तो जितनी रनर के पास पावर होती है, क्या वो अपनी पूरी पावर उस शाफ्ट को ट्रांसमिट कर सकता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। वो अपनी पूरी पावर शाफ्ट को ट्रांसमिट नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है, मैकेनिकल लॉसेस होते ही हैं वहां पे, जैसे हम बेरिंग फ्रिक्शन लॉस बोल सकते हैं, या रोटेटिंग पार्ट्स के कारण जो फ्रिक्शन लॉस होता है उसको बोल सकते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो रनर होता है वो उसी के जिसपे शाफ्ट में माउंट रहता है, वो अपनी पूरी पावर शाफ्ट को ट्रांसमिट नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके बीच में जो लॉस होता है,
ठीक है, वो जो लॉस होता है वही, इसी से हम क्या देखते हैं, हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी देखते हैं कि रनर अपनी पूरी पावर शाफ्ट को ट्रांसमिट नहीं कर पाया। ठीक है, तो हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी अब हमारे एफिशिएंसी के सिंबल में क्या होता है, ऊपर में आउटपुट रहता है, नीचे में इनपुट रहता है। तो यहां पे आउटपुट पावर क्या है कि जो शाफ्ट के पास पावर है उसको किससे मिली है, वो पावर रनर से मिली है। तो यहां पे मैं लिखूंगा पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट ऑफ टरबाइन। ठीक है, ये क्या है, आउटपुट पावर है कि जो टरबाइन का शाफ्ट है उसके पास कितनी पावर आ रही है, उसके पास कितनी पावर बच रही है। अब इनपुट पावर क्या है, ऑब्वियस सी बात है जो रनर के पास पावर है वही इसका इनपुट है शाफ्ट का। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा पावर गिवन बाय वाटर टू द रनर। ठीक है, अब इसके पहले हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का केस देख सकते हैं कि उसमें क्या था, ये पावर गिवन बाय वाटर टू दी रनर क्या थी, हमारी आउटपुट थी, ये वाली टर्म ऊपर थी। अब इसी केस में क्या आ जाएगी, ये वाली टर्म हमारी कहां आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। मतलब आप देख सकते हैं कि पावर अवेलेबल एट दी शाफ्ट ऑफ द टरबाइन, मतलब ये रनर है, पूरा वेंस लगा हुआ है, यहां से शाफ्ट आ रहा है। ठीक है, अब रनर के पास जितनी पावर है वो अपनी पूरी पावर शाफ्ट को ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ लॉसेस के कारण वो हो ही जाएगी। तो जो जो टरबाइन की शाफ्ट में जो पावर अवेलेबल बचेगी हमारे पास, वो कमी होगी किससे, रनर पावर से, जो रनर के पास पावर होगी। यही चीज क्या बताती है, हमें मैकेनिकल एफिशिएंसी बताती है। ठीक है, कि मैकेनिकल एफिशिएंसी की कितना रिडक्शन हो रहा है, कितना परसेंटेज लॉस हो जा रहा है वहां पे। ठीक है, अब पावर अवेलेबल एट दी शाफ्ट ऑफ दी टरबाइन, मतलब जो शाफ्ट में पावर है उसको हम क्या बोल सकते हैं, शाफ्ट पावर बोल सकते हैं, शाफ्ट पावर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एस डॉट पी डॉट से। ठीक है, और नीचे वाला क्या है, पावर गिवन बाय वाटर टू दी रनर। ठीक है, तो ये क्या होती है, जब वाटर अपनी पूरी पावर रनर को दे दिया तो रनर के पास क्या होगी, रनर पावर होगी उसकी। तो यहां पे नीचे क्या आएगा, रनर पावर। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, आर डॉट पी डॉट से, जैसे हमने पिछले केस में किया है। ठीक है, अब हम रनर पावर, हमें पता है रनर पावर हमने कैलकुलेट कर ली कि वो क्या होती है, रो ए V1 ब्रैकेट में VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू डिवाइड बाई 1000 किलोवाट। ठीक है, ये होती है क्या, हमारी रनर पावर। और हमने जैसे पिछले केस में देखा कि रनर पावर रेडियल टरबाइंस के लिए अलग हो सकती है, तो बिल्कुल रनर पावर का रेडियल टरबाइंस के लिए दूसरा एक्सप्रेशन होगा। यहां पे जस्ट एक एग्जांपल के लिए पेल्टन व्हील की रनर पावर लिखी गई है। ठीक है, अब यदि हम शाफ्ट पावर की बात करें तो शाफ्ट पावर को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये वही वाली पावर होती है जिसको हम टॉर्क वाली इक्वेशन से निकालते हैं, 2 पाई NT बाई 60 करके। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, ओमेगा इंटू टी। ठीक है, ये वही वाली पावर होती है जो हम उसके शाफ्ट से निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड चीज हमारी क्या आती है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितनी है। तो थर्ड हम अपना केस लिखेंगे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफिशिएंसी का सिंबल और बी से। अब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है हम समझते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है कि जो वाटर पूरी टरबाइन के इनलेट पे आता है, ठीक है, वो स्ट्राइक करता है किसको, रनर को। तो वो अपने पूरे मास के साथ क्या स्ट्राइक करेगा, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो जितना वाटर आया है टरबाइन के इनलेट पे वो उतना ही वाटर से रनर को स्ट्राइक करे। कुछ वहां पे डिफ्लेक्शन होने के कारण, डेविएशन होने के कारण पूरा वाटर रनर को स्ट्राइक नहीं करता। तो ये जो डिफरेंस होता है कि एक्चुअली कितना वाटर रनर को स्ट्राइक कर रहा है और कितना वाटर इधर उधर फेंका जा रहा है, ये उसी के डिफरेंस को बताता है, क्या, हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बताती है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ऊपर वाली टर्म क्या होगी, जो हमारा आउटपुट होगा,
वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द रनर ठीक है, कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रनर को स्ट्राइक कर रहा है डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड टू दी टरबाइन। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि कितना वाटर हमने टरबाइन को सप्लाई किया है और एक्चुअली कितना वाटर हीट कर रहा है रनर को, तो ये उसी का रेशियो होता है। तो अब जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर रनर को हीट कर रहा है उसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? QA से। ठीक है, QA क्या होता है? डिस्चार्ज होता है, या इसको हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भी बोलते हैं, इसलिए हम इसको QA से डिनोट कर रहे हैं। और वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई टू द टरबाइन मतलब एक्चुअली, ये तो ऊपर वाली टर्म क्या होगी? एक्चुअली कितना हीट कर रहे हैं, नीचे मतलब कितना पानी टरबाइन के अंदर आया है, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? Q से। तो ये इसका रिलेशन होता है किसका? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का। और जो वाटर रनर से स्ट्राइक नहीं करता है वो क्या करता है? अपने आप ट्रेल रेस से निकल जाता है। वो मतलब टरबाइन के अंदर वो वाटर आएगा, रनर को हिट भी नहीं करेगा और ट्रेल रेस से वो निकल भी जाएगा। ठीक है, तो ये वही बताती है हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कि हमारी हाइड्रोलिक मशीन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, इसके बाद थर्ड आता है हमारा क्या? ओवरऑल एफिशिएंसी। सॉरी, फोर्थ आता है हमारा ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी इसको किसके कैसे डिनोट करते हैं? एफिशिएंसी ईटा का साइन और उसके सब्सिट्यूट में 0। ठीक है, इससे हमको इसको डिनोट करते हैं। ओवरऑल एफिशिएंसी को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम टरबाइन एफिशिएंसी भी बोलते हैं। इसको हम टरबाइन एफिशिएंसी के नाम से भी जान सकते हैं और डिनोट कर सकते हैं एफिशिएंसी T से। ठीक है, क्योंकि आप इसका एक्सप्रेशन में देखेंगे कि ये पूरा पिछली सारी चीजों का सम होता है वॉल्यूमेट्रिक को छोड़ के। अब हम ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी? हमने देखा कि आखिरी हमारे पास पावर कहां पे है? आखिरी जो पावर है वो हमारे पास टरबाइन के शाफ्ट में। ठीक है, और जो हमारी इनलेट पावर है, सबसे पहली पावर कौन सी है? जो वाटर लेके आया है किसमें? टरबाइन में, मतलब हम उसको क्या बोल सकते हैं? वाटर पावर। ठीक है, तो यदि हम ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करें तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? आखिरी वाली पावर, जो लास्ट पावर बच रही, मतलब पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट ऑफ टरबाइन। ठीक है, मतलब टरबाइन के शाफ्ट में कितनी पावर अवेलेबल है डिवाइड बाई पावर सप्लाइड बाई वाटर एट इनलेट ऑफ टरबाइन। ये वही वाली चीज है जो वाटर पावर, जो हम सबसे पहले हाइड्रोलिक एफिशिएंसी में देखें। अब देख सकते हैं कि जो हमारी इनपुट थी वो वहां का इनपुट है किसका? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का, और आउटपुट किसका आ रहा है? हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी का एट द इनलेट ऑफ टरबाइन। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? हमें ओवरऑल एफिशिएंसी मिल जाएगी। ठीक है, अब पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन को हम क्या लिख सकते हैं? शाफ्ट पावर लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे क्या है हमारा? पावर सप्लाई बाय वाटर एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन, इसको हम क्या बोल सकते हैं? वाटर पावर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इस एक्सप्रेशन को और अच्छे से देखते हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? शाफ्ट पावर बाय वाटर पावर। ये क्या एक्सप्रेशन है हमारा? किसका? ओवरऑल एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन है। यदि मैं इसको, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? इससे डिवाइड और इनटू कर दूंगा किसको? रनर पावर को। रनर पावर से मैं इनटू और डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये जो शाफ्ट पावर है इसके नीचे रनर पावर ले लेंगे, और वो जो उधर एक और रनर पावर है उसके नीचे हम वाटर पावर दे देंगे, शफल कर देंगे।
इंटू रनर पावर बाई वाटर पावर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो शाफ्ट पावर बाई रनर पावर है ये क्या होती है, हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है। हमने अभी देखा कि मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, ये हो जाएगी हमारी मैकेनिकल एफिशिएंसी। और रनर पावर बाई वाटर पावर, रनर के पास कितनी पावर है और वाटर कितनी पावर लेके पहुंचा, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होती है, हमारी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। तो हम देख सकते हैं कि ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। कौन सी दो एफिशिएंसीज का, मैकेनिकल एफिशिएंसी और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का। ठीक है, ये होता है हमारा ओवरऑल एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम एक और चीज देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी केस में हमें जनरेटर की भी एफिशिएंसी दी रही होती है कि जनरेटर की एफिशिएंसी इतनी गिवन है। तो हम देखते हैं इफ efficiency of generator is given। ठीक है, यदि हमें जनरेटर की एफिशिएंसी दी गई है और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफिशिएंसी का सिंबल और जी से। और इस केस में हमें बोलता है कि पूरे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट मतलब पूरे ओवरऑल प्लांट की एफिशिएंसी निकालो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो जनरेटर की एफिशिएंसी है इसको हम ओवरऑल एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लांट की एफिशिएंसी आ जाएगी। मतलब एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। ठीक है, अब हमें पूरे प्लांट की एफिशिएंसी बोल रहा है। ठीक है, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एफिशिएंसी पी से क्योंकि पूरे प्लांट की एफिशिएंसी, और हम क्या करेंगे, ओवरऑल एफिशिएंसी से जनरेटर की एफिशिएंसी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, पूरा ओवरऑल प्लांट की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारी अलग अलग एफिशिएंसी किसकी, हाइड्रोलिक टरबाइंस की। ठीक है, इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, वो क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइंस। चलिए, ठीक है, तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइंस। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइंस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हाइड्रोलिक टरबाइंस को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसको बहुत सारे अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। अब बहुत सारी बुक्स में देखेंगे तो वो बहुत सारी चीजें लेते हैं। ठीक है, तो हमें ज्यादा चीजें लेने की जरूरत नहीं है, हम चार मेन बेसिक चीजें लेंगे, उसी से पूरी हाइड्रोलिक टरबाइंस क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं, जो सबसे पहला फर्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा जिसके बेसिस में हम क्लासिफाई करेंगे, वो क्या रहेगा कि टरबाइन के इनलेट पे कैसी एनर्जी रहती है। तो यहां पे मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट। ठीक है, अब हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि टरबाइन के इनलेट पे कैसी एनर्जी है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, इंपल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन, ये वही होती है। तो सबसे पहला वाला हमारा पॉइंट क्या आएगा, इंपल्स टरबाइन। ठीक है, यदि हम इंपल्स टरबाइन की बात करें तो इंपल्स टरबाइन क्या होती है, जैसे इसका एग्जांपल बोल सकते हैं हम पेल्टन व्हील। और इंपल्स टरबाइन के जो इनलेट पे पूरी काइनेटिक एनर्जी होती है, उसमें कोई भी प्रेशर एनर्जी का यूज नहीं होता है। क्योंकि जैसे आप पेल्टन व्हील के बारे में देखेंगे तो उसमें प्रेशर कैसा बना रहता है, टरबाइन के अंदर और टरबाइन के बाहर एटमॉस्फेरिक। तो हम प्रेशर एनर्जी को यूज कर रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इंपल्स टरबाइन होती है उसमें प्रेशर एटमॉस्फेरिक होता है, तो ये क्या यूज करती है, सिर्फ वाटर की काइनेटिक एनर्जी यूज करती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इनलेट एनर्जी इज ओनली
काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो टरबाइन के इनलेट में जो एनर्जी होगी, जिस एनर्जी से हम पावर प्रोड्यूस करेंगे, वो क्या होगी? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही होगी, यहां पे प्रेशर एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। और यदि हम इंपल्स टरबाइन मेनली यही होती है कि इनलेट में उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी ही है, कोई भी प्रेशर एनर्जी नहीं है। और यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा? पेल्टन टरबाइन, या हम पेल्टन व्हील भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा जो होती है वो क्या होती है? हमारी रिएक्शन टरबाइन, बट जनरली सिर्फ रिएक्शन यूज नहीं होता, ठीक है, हम उसको इंपल्स रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं। इंपल्स रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? सिर्फ रिएक्शन टरबाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है, या हम इसको और रिएक्शन टरबाइंस, ठीक है, इसको हम रिएक्शन टरबाइंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये जो टरबाइंस होती हैं, इस टरबाइंस के हम किससे क्लासिफाई कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द एनर्जी एट इनलेट पे, ठीक है, कि इनलेट पे उस पे कैसी एनर्जी है। तो जो ये होती है इंपल्स रिएक्शन टरबाइन होती है, इसके इनलेट पे काइनेटिक एनर्जी भी होती है और प्रेशर एनर्जी भी होती है। इसका जो इनलेट होता है, इसके इनलेट पे काइनेटिक एनर्जी तो होगी, साथ में उसके पास प्रेशर एनर्जी भी होगी। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं फ्रांसिस टरबाइन का, जो पूरा प्रेशर भी यूटिलाइज करती है टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा इनलेट एनर्जी इज बोथ के मतलब क्या होगी हमारी? काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, ठीक है। यदि हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इंपल्स रिएक्शन टरबाइन का एग्जांपल क्या होगा? फ्रांसिस टरबाइन हम बोल सकते हैं, ठीक है। फ्रांसिस टरबाइन एक एग्जांपल है किसका? इंपल्स रिएक्शन टरबाइन का, ठीक है। अब एक और क्लासिफिकेशन होती है जो होती है प्योर रिएक्शन टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन। अब आप देख सकते हैं कि पहले वाले में सिर्फ के यूज हो रही है तो प्योर रिएक्शन टरबाइंस, बीच वाले में दोनों यूज हो रही है तो प्योर रिएक्शन टरबाइंस क्या होगी? सिर्फ प्रेशर एनर्जी यूज करेगी, मतलब जो इनलेट पे इसकी एनर्जी होगी वो क्या होगी? सिर्फ प्रेशर एनर्जी होगी। इनलेट एनर्जी इज प्रेशर एनर्जी, ठीक है। आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं लॉन स्प्रिंकलर में, जो हमारे घर के लॉन स्प्रिंकलर होते हैं वो देखे हो ना, रिएक्शन पूरा रिएक्शन करते हुए गोल 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 घूमते हैं, जो वाटर वो एक्सर्ट करते हैं, जो वाटर वो रिलीज करते हैं, उसी के फोर्स के कारण वो रोटेट करने लग जाते हैं। तो वो सब जितने भी लॉन स्प्रिंकलर्स होते हैं वो क्या होती है? वो पूरी प्योर रिएक्शन टरबाइंस होती हैं। तो यहां पे हम एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है, ये क्या होती है? हमारी प्योर रिएक्शन टरबाइंस होती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारी पहली क्लासिफिकेशन किसमें? कि टरबाइन के इनलेट पे कैसी एनर्जी है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब टरबाइन के अंदर जो वाटर है वो कैसे फ्लो करता है, उस डायरेक्शन से भी हम टरबाइन को क्लासिफाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के हिसाब से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? ठीक है, कि इसमें फ्लो कैसे कर रहा है। तो इसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू रनर, मतलब रनर के अंदर जो वाटर है वो कैसे फ्लो करता है? फ्लो थ्रू रनर, ठीक है, जो वाटर है वो रनर में कैसे फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन के हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला हमारा क्या आ जाएगा?
टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइंस, ठीक है, टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन। इसमें क्या होता है, ये टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन हम अच्छे से देख चुके हैं, ऐसे हमने इसका एनालिसिस भी किया है। जब हम इंपैक्ट ऑफ जेट पढ़ते हैं और हम उसमें क्वेश्चन में लिखा रहता है फ्लूइड स्ट्राइक्स द वेन टेंजेंशियली, मतलब वो टेंजेंशियली उसको स्ट्राइक कर रहा है और उसमें पूरा फ्लो करते हुए जाता है। तो जितनी भी टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइंस होती है वही होती है उसमें, जब वो स्ट्राइक करते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं पेल्टन व्हील का, उसके सेंटर में फ्लूइड जेट स्ट्राइक करता है तो वो पूरी प्लेट के से पेरीफेरी फॉलो करते हुए जाता है और टेंजेंट डायरेक्शन में ही बाहर निकलता है, ठीक है। तो एक होती है हमारी टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन, इसमें क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज टेंजेंशियल, ठीक है। इसमें जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होगा हमारा फ्लूइड का वो क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। यदि हम इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, पेल्टन व्हील, ठीक है, या हम पेल्टन टरबाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या होता है, रेडियल फ्लो टर्बाइंस, रेडियल फ्लो, ठीक है, रेडियल फ्लो टर्बाइंस। अब रेडियल फ्लो टर्बाइंस क्या होती है, जिसमें जो फ्लूइड है वो रेडियली फ्लो करता है और रेडियली इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लो करता है। इसको हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि ये हमारा टरबाइन का हब हो जाएगा, एक एग्जांपल ले लेते और मान लेते इसमें ऐसे एक ब्लेड अटैच्ड है, ठीक है। अब यदि कोई फ्लूइड फ्लो होता है, ठीक है, यहां से आता है और वो उसकी पूरी पेरीफेरी करते हुए पूरा अंदर तरफ आएगा, यदि हम ऐसे पूरा देखें और वो पूरा अंदर तक आएगा तो इसका मतलब क्या है कि वो बाहर से अंदर तरफ आ रहा है और रेडियल डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रेडियली इनवर्ट टरबाइन हो जाएगी। यदि वो फ्लूइड यहां से एंटर करेगा और ऐसे बाहर निकलेगा तो वो क्या हो जाएगी, रेडियली आउटवर्ड फ्लो टरबाइन हो जाएगी। मतलब ऐसे ब्लेड्स लगे हुए हैं इसमें और ऐसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होती है हमारी रेडियल फ्लो टर्बाइंस। तो यहां पे मैं लिखूंगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज रेडियली इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो क्या हो सकता है, रेडियली इनवर्ड भी हो सकता है, रेडियली आउटवर्ड भी हो सकता है। यदि हम इसके एग्जांपल की बात करें तो हम यहां पे एग्जांपल में बोल सकते हैं क्या, ओल्ड फ्रांसिस टरबाइन। जब फ्रांसिस टरबाइन का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुआ था तब वो क्या थी, पूरी रेडियल फ्लो टरबाइंस थी, बट अभी क्या है वो मिक्स्ड फ्लो टरबाइंस में उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम एग्जांपल लिख सकते हैं फ्रांसिस टरबाइन, ठीक है। अब थर्ड आता है हमारा एक्सियल फ्लो टरबाइन, ठीक है। थर्ड आ जाता है हमारा एक्सियल फ्लो टर्बाइंस। अब एक्सियल फ्लो टर्बाइंस क्या होती हैं कि जिसमें जो फ्लो होता है वो पैरेलल होता है एक्सियल डायरेक्शन में, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट, ठीक है। मतलब यदि हम यहां पे एक शाफ्ट की बात करें, ठीक है, ये जो शाफ्ट है यदि हम मान लेते हैं ये शाफ्ट है तो जो फ्लो होगा वो एक्सियली होगा, मतलब वो ऐसे शाफ्ट के पैरेलल फ्लो होगा, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाती है हमारी एक्सियल फ्लो टर्बाइंस हो जाती है। यदि हम इसका एग्जांपल माने तो कैप्लान और जो प्रोपेलर होती है वो एक्सियल टर्बाइंस होती है। जैसे हम इसको एक और एग्जांपल समझ सकते हैं कि ये मान के चलिए हमारा वो है टरबाइन का शाफ्ट है, ठीक है, ऐसे माउंटेड है तो वाटर ऐसे आएगा और ऐसे फ्लो होगा नीचे डायरेक्शन में, तो वो उसके एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल कर रहा है। तो ये सब क्या होती है हमारी एक्सियल फ्लो टरबाइंस होती है। यदि हम इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारा एग्जांपल क्या होगा, कैप्लान एंड प्रोपेलर टरबाइंस,
ठीक है, कैप्लान और प्रोपेलर टर्बाइंस, इसका हम एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डी पॉइंट आता है मिक्स्ड फ्लो टर्बाइंस। ठीक है, अब मिक्स्ड फ्लो टर्बाइंस कैसी होती हैं कि जिसमें वाटर एंटर तो करेगा रेडियली, ठीक है, उसमें एंटर कैसे करेगा, वो रेडियली एंटर करेगा, बट जब वो निकलेगा तो वो कैसे निकलेगा, एक्सियली निकलेगा। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्लो टर्बाइंस में क्या होता है कि दो प्रकार के फ्लो मिक्स्ड हो जाते हैं, रेडियल और एक्सियल मिलके मिक्स हो जाते हैं। यदि हम इसके एग्जांपल की बात करें मिक्स्ड फ्लो टर्बाइंस की, तो जितनी भी मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइंस होती हैं वो किस पे वर्क करती है, मिक्स्ड फ्लो पे काम करती है। तो इसका एग्जांपल होगा मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइंस। ठीक है, अब यदि हम इसमें फ्लो की बात करें तो फ्लो इज रेडियली एट इनलेट एंड एक्सियली एट आउटलेट। ठीक है, आता रेडियली है और निकलता कैसे, एक्सियली। तो ये क्या हो जाएगा, हमारी मिक्स्ड फ्लो टर्बाइंस हो जाएगी। जितनी भी हमारी मॉडर्न फ्रांसिस टर्बाइन है वो क्या है, हमारी मिक्स्ड फ्लो टर्बाइंस है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया क्या, क्लासिफिकेशन करने का, किसको, हाइड्रोलिक टर्बाइंस को, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू दी रनर। ठीक है, अब हम एक और वो चीज देख सकते हैं, एक और इसकी क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। हम टर्बाइंस को अलग अलग हेड के से भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि हाई हेड टर्बाइन है, लो हेड टर्बाइन है या मीडियम हेड टर्बाइन है। ठीक है, तो यहां पे मैं थर्ड लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू हेड अवेलेबल इनलेट। ठीक है, इनलेट पे कैसा हेड अवेलेबल है उसके हिसाब से भी हम टर्बाइंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, हाई हेड टर्बाइन। ठीक है, फर्स्ट आ जाएगा हमारा हाई हेड टर्बाइन। ठीक है, अब हाई हेड टर्बाइंस वो होती हैं जिसका हेड बहुत ज्यादा हो, मतलब हम वो ये सब टर्बाइंस कहां पे यूज करेंगे, जहां हमें वाटर का हेड बहुत ज्यादा मिलता है। यदि हम माउंटेन्स में हैं, वहां पे हमारा वाटर हेड बहुत ज्यादा है, तो वहां पे हम इन सब टर्बाइंस को यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पे जो हेड होता है, जो एच होता है, वो बड़ा होता है किससे, 260 मीटर से। यदि 260 मीटर से बड़ा है, ये एच क्या है, यहाँ पे आपको मैं बता चुका हूं कि जब भी हम एच यूज करेंगे वो क्या होगा, हमारा एच नेट होगा। यदि वो 260 मीटर से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगी, हमारी हाई हेड टर्बाइन हो जाएगी। और इस केस में हम कौन सी टर्बाइन यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पेल्टन व्हील या पेल्टन टर्बाइन बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो हाई हेड टर्बाइन कौन सी है, पेल्टन टर्बाइन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम मीडियम हेड टर्बाइन। मीडियम हेड टर्बाइन। ठीक है, यदि 260 से 60 के बीच में है तो वो क्या हो जाएगी, हमारी मीडियम हेड टरबाइन हो जाएगी। और मीडियम हम हेड टरबाइन का हम एग्जांपल दे सकते हैं फ्रांसिस टरबाइन। ठीक है, अब एक चीज देखिए, जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं हेड का और स्पेसिफिक स्पीड के, अभी आएगा हम स्पेसिफिक स्पीड की भी क्लासिफिकेशन देखेंगे। फ्रांसिस टरबाइन हमेशा बीच में आती है क्योंकि ये हमेशा मीडियम रेंज के लिए होती है। पेल्टन क्या हो जाती है, हाई हेड के लिए। अब जो टरबाइन बच रही कैप्लान और प्रोपेलर वो क्या हो जाएंगी, लो हेड टरबाइन हो जाएंगी। ठीक है, तो सी हो जाएगा हमारा लो हेड
लो हेड टर्बाइंस, ठीक है। इसमें एच क्या होता है, 50 मीटर से भी छोटा होता है, हेड जो होता है वो 50 मीटर से भी लेस होता है, ठीक है, 50 मीटर से भी लेस। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है हमारा, कैप्लान और प्रोपेलर टर्बाइन। ठीक है, तो ये किसके किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ, हमारे हेड में, कि टरबाइन के इनलेट पे कितना हेड अवेलेबल है। हाई हेड है तो पेल्टन व्हील यूज करेंगे, यदि हमारे पास लो हेड है तो हम कैप्लान और प्रोपेलर टरबाइन यूज करेंगे, ठीक है। अब एक लास्ट क्लासिफिकेशन बचती है, किसके बेसिस पे, स्पेसिफिक स्पीड के ऊपर क्लासिफिकेशन। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब फोर्थ क्लासिफिकेशन क्या आएगी, हम टरबाइंस को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई भी कर सकते हैं, किसकी मदद से, स्पेसिफिक स्पीड की मदद से। तो हमने थर्ड पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दी स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन, ठीक है। हम इसके बेसिस में भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है। सबसे पहले हम थोड़ा सा स्पेसिफिक स्पीड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम और अच्छे से, और इसका डेरिवेशन हम डिराइव करेंगे ही आगे जाके। बट यहां पे यदि हम इसके एक्सप्रेशन की बात करें तो स्पेसिफिक स्पीड का एक्सप्रेशन क्या होता है, ns इक्वल टू n अंडर रूट p बाई h नेट की पावर 5/4। ये क्या होता है, हमारा स्पेसिफिक स्पीड का रिलेशन होता है, ठीक है। अब ये जो स्पेसिफिक स्पीड है ये क्या होती है, एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है, इसका कोई यूनिट्स नहीं होते। अब आप बोलेंगे स्पेसिफिक स्पीड है तो इसकी कोई यूनिट होगी, नहीं, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि इसको हम एक और तरीके से क्या जानते हैं, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है शेप नंबर। शेप नंबर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वैसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे वैल्यूज मीटर, आरपीएम और ये पी यहाँ पे मेट्रिक हॉर्स पावर में, या और भी बहुत सारी वैल्यूज में आप रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन से हमारा क्या यूज है, कि इससे हमें ये देखने मिलेगा कि जो स्पेसिफिक स्पीड होती है वो आप इस रिलेशन से देख सकते हैं कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है, किसके, एच नेट के। ऊपर उसकी पावर 5/4 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये चीज चेक भी कर सकते हैं कैलसी में रख के कुछ दो वैल्यूज के बीच में। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होकर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है। इसका मतलब ये है कि जिसका हेड ज्यादा होगा, मतलब जिसका हाइट ज्यादा होगी, नेट हेड ज्यादा होगा, उसकी स्पेसिफिक स्पीड क्या होगी, कम होगी। या जिसकी स्पेसिफिक स्पीड ज्यादा होगी उसकी नेट क्या होगी, एच नेट क्या होगा, नेट हेड क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो इसके बेसिस से भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक स्पीड के बारे में हम और अच्छे से आगे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए कैसे क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी पिछली क्लासिफिकेशन क्या बोले, अकॉर्डिंग टू दी हेड अवेलेबल एट दी इनलेट, ठीक है। तो यहां पे सबसे ज्यादा हाई हेड टरबाइन कौन सी है, पेल्टन व्हील है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, यदि उसका ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा है तो स्पेसिफिक स्पीड क्या होगी, कम ही होगी, ठीक है। तो लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन हमारी क्या होगी, पेल्टन व्हील ही होगी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, पेल्टन टरबाइन या पेल्टन व्हील, ठीक है। यदि हम रेंज की बात करें कि सबसे कम मिनिमम रेंज कितनी होती है, तो इसकी जो रेंज होती है वो किसमें कितनी रहती है, 30 टू 60 इसकी स्पेसिफिक स्पीड की रेंज होती है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन, ठीक है। मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन की बात करें तो आप एक चीज देखिए, जो भी फ्रांसिस टरबाइन होती है वो हमेशा मीडियम में ही आती है, मीडियम हेड टरबाइन होती है, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन होती है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, फ्रांसिस टरबाइन, ठीक है।
ठीक है। और यदि हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज क्या होती है 60 to 300। यदि हम इसकी स्पेसिफिक स्पीड कैलकुलेट करें और उसकी रेंज की बात करें तो उसकी रेंज आएगी 60 to 300, ये इसकी स्पेसिफिक स्पीड आती है। उसके बाद लास्ट क्या बची हमारी, हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। अब हमें पता है हाई स्पेसिफिक स्पीड है तो उसका एच रेट क्या होगा, एकदम लो होगा, मतलब वो कौन सी होगी, लो हेड टरबाइन होगी हमारी, कैप्लान और प्रोपेलर टरबाइन, ठीक है। तो थर्ड हमारा सी आएगा। हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कैप्लान और प्रोपेलर टरबाइन। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसका जो हेड है वो सबसे लो है, तो ये वाली वैल्यू पूरी कम है उसकी, तो ये वैल्यू तो ऑब्वियसली बात है उसकी ज्यादा ही रहेगी। ठीक है, अब यदि हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज कितनी होती है, 300 से 1000 तक की रेंज होती है इसकी। कुछ आज ही रेंज में 300 से 600 तक कैप्लान जाती है और आगे प्रोपेलर टरबाइन की रेंज होती है। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंस यहाँ पे है कि 300 से 1000 तक की उसकी रेंज होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया क्या, हाइड्रोलिक टरबाइंस की पूरी क्लासिफिकेशन। इतने पार्ट में आप हाइड्रोलिक टरबाइंस को पूरा क्लासिफाई कर सकते हो। एक और क्लासिफिकेशन लोग जोड़ते हैं कि इन दी मैनर ऑफ शाफ्ट की, मतलब शाफ्ट हॉरिजॉन्टल है कि शाफ्ट वर्टिकल है, वो कोई उतनी बहुत बड़ी क्लासिफिकेशन नहीं है, बट आपके जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि शाफ्ट के अरेंजमेंट में भी हम क्लासिफाई करते हैं, बट वो उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हो गई हमारी क्लासिफिकेशन हाइड्रोलिक टरबाइंस की। इसके बाद वाला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पेल्टन टरबाइन या पेल्टन व्हील के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।